जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा रूस और यूक्रेन का युद्ध। आपको अच्छे से मालूम है पिछले साल रूस और यूक्रेन के युद्ध स्टार्ट हुआ था। उस युद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपतियों ने आपस में युद्ध की घोषणा की थी। आपको ये बता दिया जाए, यूक्रेन की अगर बात करें तो जब युद्ध की घोषणा हुई थी तो उस टाइम यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कई बार रूस के राष्ट्रपति से संपर्क साधा था कि कैसे भी करके इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति लगभग चाहते ही नहीं थे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हो। लेकिन उस टाइम रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का फ़ोन तक पिकअप नहीं किया। बड़मना की बात यह है कि आज और कल की बात है, तब रूस के खुद राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से संपर्क साधा है और ऐलान किया है कि युद्ध को कैसे भी समाप्त कर दिया जाए। समय समय का खेल है। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। युद्ध केवल तभी रुकेगा जब अंतिम रिजल्ट आएगा, और रूस के राष्ट्रपति ने युद्ध का ऐलान कर दिया था। अब आपको ये बता दिया जाए, जो नया आंकड़ा है उसमें नया जो सूचना है उसमें ये मिल रही है सूचना कि हाल ही में आज और कल के समाचारों के माध्यम से कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने युद्ध का ऐलान जो है समाप्त कर दिया है। वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध को रोका जाए। और इस समय यूक्रेन की जो सरकार है उसने साफ कह दिया है कि युद्ध नहीं रुकेगा। अब आपको ये बता दें इस युद्ध में हुआ क्या था। इस युद्ध में लगभग पूरे विश्व को 232 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि यूक्रेन और रूस के जो युद्ध हुए हैं दोनों देशों में, इसमें लगभग 232 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और इस युद्ध पर अब तक लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। यानी 7 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन और रूस दोनों के पैसे इस पर खर्च हुए हैं, और इस पर लगभग 232 लाख करोड़ रुपए का खर्चा पूरे वर्ल्ड में, एक खर्चा तो हम नहीं कहेंगे, नुकसान पूरे वर्ल्ड में बिजनेस के आधार पर, व्यापार के आधार पर हुआ है, जो रूस और यूक्रेन के थ्रू अपना बिजनेस करते थे। आपको ये बता दिया जाए, रूस और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रियों के बारे में किनका आखिरकार युद्ध जो हुआ है, उस युद्ध का होने का क्या कारण है, क्यों युद्ध हुआ है, उसके बारे में सुन लीजिए। उस युद्ध का या यूक्रेन और रूस के युद्ध का होने का सबसे बड़ा कारण है नेटो। नेटो एक संगठन है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक देशों का ये ग्रुप है, जिसमें अभी वर्तमान में 30 कुल सदस्य हैं। और 30 सदस्यों में अगर हम बात करें तो अमेरिका, कनाडा और बड़े बड़े ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो यूरोपियन कंट्री हैं इसके मेंबर हैं। यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपको बता दी जाए अप्रैल 1949 में की गई थी। और ये एक ऐसा संगठन है जो 30 देशों का ग्रुप है, जो लगभग उन देशों का ग्रुप है जो युद्ध से अपना बचाव चाहते हैं या अन्य किसी देश के अटैक से या आक्रमण से अपना बचाव चाहते हैं। कहते हैं कि ये नेटो जो संगठन है इसमें यूरोपीय देश शामिल हैं। अगर मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाना चाहूँ तो आप देख पाएंगे, ये हमारा एक यूरोपीय महाद्वीप का मैप है। अगर इसमें हम बात करें तो ये हमारा रसिया है। रसिया के इधर की साइड देखेंगे पश्चिम में तो इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन है ना, और इसके अलावा फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। तो ये सब कंट्री जो हैं कहीं कहीं नेटो के मेंबर हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ यूरोपीय जो कहेंगे रसिया या रूस वो अवस्थित है, और आप देखें इसके पश्चिम में ये यूक्रेन है। माना जाता है कि ये सारे के सारे कंट्री जो पश्चिम यूरोप के कंट्री हैं ये सब के सब नेटो के मेंबर हैं। और ये नेटो के मेंबर होने के कारण ये रसिया इनसे डरता है या यूँ मान लो चिंता का विषय है। उसका रीज़न ये है कि अगर यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन जाता है तो कहते हैं कि यूक्रेन के थ्रू ये पश्चिम यूरोप के जो कंट्री हैं वो रसिया पर अटैक कर सकते हैं। या यूँ मान लीजिए आप कि जो यूएसए है जो कि इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, वो भी इस नेटो का मेंबर है। वो इधर की साइड से रूस पर अटैक कर सकता है या रूस पर अपना कब्जा करना या करना चाहे तो कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि यूक्रेन जो है वो भी नेटो का मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपना रूस से बचाव कर पाऊँ। चूँकि मैं आपको बता दूँ रूस और यूक्रेन का हमेशा विवाद बना रहा है, और विवाद का एक ही कारण है कि यूक्रेन को रूस खोना नहीं चाहता। रूस चाहता
चाहता है कि यूक्रेन इसी रूस में मिल जाए, चूंकि एक समय वो था कि जब यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था। लेकिन वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब रूस के भाग हुए सोवियत संघ में, तो उससे लगभग 15 कंट्रियों की स्थापना हुई। उन 15 कंट्रियों में यूक्रेन का भी नाम था। तो आपको बता दें, यूक्रेन कहीं ना कहीं रूस का हिस्सा है, जो 1991 में 1991 में सोवियत संघ के बनने के समय यह सोवियत संघ अर्थात रूस से अलग हो गया। अब फिर पुनः यही चाहता है कि रूस कि कैसे भी करके ये जो यूक्रेन है वो हमारे ही भाग में शामिल हो जाए। आपको अगर अंतर्राष्ट्रीय मैप के थ्रू हम कहानी समझाएं तो आप बड़े प्यार से समझ पाएंगे कि यार जैसे मान लो नेटो में इस समय 30 कुल मेंबर हैं, और 30 मेंबर में अगर हम बात करें तो रूस के लिए नेटो कैसे खतरा है आप देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है जिसका काम है कि कमजोर देश इसके ग्रुप में हैं और कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों के थ्रू, और यदि वो इसका मेंबर बन जाता है तो ये आपस में सभी देश जो नेटो के मेंबर हैं वो उसको पूरी तरीके से सुरक्षा देते हैं। यूक्रेन ने भी अप्लाई किया है कि वो कैसे भी करके इसका मेंबर बन जाए। ये यूक्रेन है, आप देख सकते हैं, ये रूस है, और इसके नीचे रोमानिया, पोलैंड, ये सब कंट्री हैं। अगर हम इसे यूएसए मान लें स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि यूएसए भी इसी नेटो का मेंबर है, और वो ये मान के चलो आप नेटो का जो हेड है, जो मेजर नेता है या मेजर लीडर है, वो रूस यूएसए ही है। बाकी सब तो छोटे मोटे कंट्री हैं, लेकिन ये सब के सब यूएसए के कब्जे में रहते हैं। आप देखें, अगर यूक्रेन भी कैसे भी करके इस नेटो का मेंबर बन जाता है तो कहीं ना कहीं जो रूस के सबसे नज़दीक है यूक्रेन, जो कि बिल्कुल यहाँ पास पश्चिम में बैठा हुआ है, ये इस नेटो का मेंबर बन जाएगा, और यूक्रेन पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कब्जा अमेरिका का हो जाएगा। जब यूएसए का कब्जा रूस इस यूक्रेन पर हो जाएगा तो यहाँ से बड़ी आसानी रहेगी रूस पर अटैक करने के लिए, और इसलिए रूस कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर बने, क्योंकि नेटो का मेंबर बनते ही पूरी तरीके से जो यूएसए है वो रूस पर एक तरीके से निगरानी कर सकता है। पूरा मुद्दा जो रूस और यूक्रेन का युद्ध का है वो केवल नेटो है कि कैसे भी करके नेटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बनना चाहिए, जबकि यूक्रेन में नेटो का मेंबर बनना चाहता है। बस यही युद्ध का कारण था। अब मैं आपको आगे कहानी बता दूं। अगर रूस और यूक्रेन की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा रूस और यूक्रेन की कहानी कोई नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है। और मैं कैसे बता दूं कैसे पुरानी है कि वर्ष 2014 में आपको बता दूं, यूक्रेन के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने यूरोपीय संघ, एक संघ है जिसका नाम है यूरोपीय संघ, जिसमें यूरोप के या यूरोप महाद्वीप के देश शामिल हैं, जो एक व्यापारिक संघ है, एक बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके उस यूरोपीय संघ में यूक्रेन 2014 में मेंबर बना था, और उसके बाद आपको बता दें जैसे ही उसका मेंबर बना 2014 में, माना यह जाता है कि तभी उसी वक्त रूस के पुतिन साहब ने क्रीमिया का युद्ध छेड़ दिया। जो क्रीमिया एक समय यूक्रेन के भाग में आता था, और उस क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया रूस ने और उस पर कब्जा कर लिया। यानी कि आप कह सकते हैं 2014 में भी यूक्रेन पर हमला हुआ था, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया को छीन लिया था यूक्रेन से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर रूस और यूक्रेन की बात, तो ये आज की बात नहीं है। ये रूसी क्रांति जो हुई थी 1917-19 में, तभी से विवाद छिड़ा हुआ है। और तब रूसी क्रांति के जो जनक थे लेनिन साहब ने कहा था कि जो यूक्रेन है वो किसी भी आधार पर रूस से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी कारणवश यूक्रेन रूस से अलग होता है तो एक तरीके से जैसे शरीर से उसका सिर अलग कर दिया जाता है, वैसे ही रूस से यूक्रेन का अलग होना माना जाएगा। इसलिए रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यूक्रेन। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड लेवल पर, अगर विश्व लेवल पर आप रूस और यूक्रेन को देखेंगे तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो माना जाता है वो रूस और यूक्रेन ही हैं। आपको बता दूं, वर्ल्ड में जितना गेहूं का उत्पादन होता है उसका 1/3 या 33% गेहूं का उत्पादन अकेले रूस और यूक्रेन करते हैं। इसलिए इन्हें हम कहते हैं गेहूं की टोकरी या ब्रेड की टोकरी। तो ये कहा जाता है कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस और यूक्रेन मिलकर करते हैं। आपको ये भी बता दूं, जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था तो उस युद्ध में
ऐसा देखने को मिला था कि वर्ल्ड में बहुत भयानक युद्ध होगा और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने, जो कि पावरफुल कंट्री हैं, इन दोनों देशों ने यूक्रेन की सहायता करना चाहा था। और आपको मालूम भी होगा, अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध छिड़ने से पहले ही अपनी 3000 मिलिट्री यूक्रेन में भेजी थी। और ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी सैन्य सहायता देने की पूरे वचन दिया था यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अगर वहीं हम रसिया की बात करें तो रसिया के सहयोग में चाइना खड़ा हुआ था। आपको मालूम होगा, पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों के बीच जो गेम्स हुए थे, जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, और वो बीजिंग में संपन्न हुए थे। और उसमें दोनों यानी कि रसिया के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति की मीटिंग भी हुई। और उस मीटिंग के दौरान दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे की मदद करने के लिए वादा किया था। आप यूँ मान सकते हो कि रसिया के साथ चाइना खड़ा था अगर बड़े कंट्रियों में देखा जाए, और यूक्रेन के साथ यूएसए और ब्रिटेन जैसे देश खड़े हुए थे। और इन दोनों देशों का खड़ा होने के कारण भी बताएंगे आपको क्या था। वहीं यूएसए के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उन्होंने तो अपनी 3000 मिलिट्री के तौर पर यूक्रेन में भी भेजी थी कि आपकी रक्षा की जाएगी। और ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहते हैं कि बहुत हद तक इनको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल मदद भी प्रदान की थी। वहीं चाइना के राष्ट्रपति ने रूस का सहयोग देने का वादा किया। ये एक डिप्लोमेसी है, ये कूटनीति है। आपको समझना पड़ेगा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कूटनीतिक कंट्री अमेरिका माना जाता है, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कंट्री जो डिप्लोमेटिक माना जाता है वो चाइना माना जाता है। इन दोनों कंट्रियों का महाशक्ति कहते हैं, सुपर या सुप्रीमो पावर कहते हैं। सुप्रीमो पावर इनका बनने का बस एक ही रीजन है, वो है कूटनीति, दिमाग और माइंड। आप यकीन मानिए, अमेरिका जैसा दुनिया में कूटनीतिक कंट्री, अमेरिका जैसा चालाक कंट्री इस वर्ल्ड में नहीं होगा। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति था जो बाइडन, वो अच्छे से जानते थे कि उनकी लोकप्रियता जो है वो खतरे में थी। आपको बता दें, कुछ समय से ऐसे कुछ संज्ञान में आया था कि अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं अभी तक, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सभी राष्ट्रपतियों में केवल जो बाइडन एक ऐसे राष्ट्रपति माने गए हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा खतरे में रही है। और खतरे में रहने का कारण भी कुछ है कि एक तो कोविड-19, दूसरी बात उन पर कई प्रकार के विवाद भी उठे। आपको बता दें, इसी के साथ अगर एक और लोकप्रियता आप देखें तो लोकप्रियता का खतरे में होने का कारण ये भी है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सेना थी, उस सेना को जो बाइडन ने वापस बुला लिया अपने देश, और पूरे वर्ल्ड में उनकी लोकप्रियता पर उंगली उठने लगी कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से भाग गई, यानी कि डर गई। दूसरा ये भी है, आपको बता दें, अमेरिका को सुप्रीम पावर कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ईरान जैसे देशों ने अमेरिका को ताक पर रखकर हथियारों के परीक्षण किए। और आपको मालूम ही होगा, यूएसए ने ईरान पर व्यापारिक प्रतिबंध भी लगाए थे, हालांकि वो हट चुके हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के अगर तानाशाह की बात करें तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अमेरिका को ताक पर रखकर कई बार बड़े बड़े घातक हथियारों का परीक्षण किया। इसका मतलब साफ साफ हो जाता है, ईरान ने अमेरिका को ताक पर रख दिया, नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को ताक पर रख दिया, अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज भाग खड़ी हुई। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या अमेरिका की लोकप्रियता या अमेरिका के राष्ट्रपति की लोकप्रियता बनी हुई है? नहीं बनी हुई। अगर लोकप्रियता बनी रहती, अगर अमेरिका को दुनिया में सुप्रीमो पावर माना जाता, तो एक छोटा सा कंट्री ईरान, एक छोटा सा कंट्री नॉर्थ कोरिया, एक छोटा सा कंट्री अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के सामने अमेरिका घुटने नहीं टिकता, बल्कि इन्हें जवाब देता। इसलिए जो बाइडन ने अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए, अपने आप को वर्ल्ड में सुप्रीम पावर दिखाने के लिए, यूक्रेन उन्हें मौका मिला, और वर्ल्ड में एक ऐसी छवि दिखाने के लिए कि अमेरिका कमजोर नहीं है, बल्कि कमजोर देशों के साथ हमेशा खड़ा है। अमेरिका ने यही अपना ताश का पत्ता खेलना चाहा यूक्रेन के थ्रू, और यूक्रेन से वादा कर दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप रसिया को मुंह तोड़ जवाब दो। और देखिए मैं आपको वादा कर रहा हूं, इस युद्ध को कराने में भी सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो अमेरिका का ही रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का रहा है। जो बाइडन ने इसलिए इसकी मदद की यूक्रेन की कि अपनी लोकप्रियता को बचाया जा सके, जबकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनका काम बस इतना था, क्योंकि यूक्रेन यूरोपीय संघ का एक मेंबर है, और यूरोपीय संघ के मेंबर होने के नाते इस ब्रिटेन ने यूक्रेन की फाइनेंशियल मदद की। वहीं रूस की अगर बात करें तो चाइना इसके साथ खड़ा था, और चाइना का साथ खड़ा होने का भी सबसे बड़ा रीजन माना गया था
वो रीजन क्या था? क्योंकि चाइना यूएसए के खिलाफ है और चाइना उस प्रत्येक देश के साथ रहेगा जो यूएसए के खिलाफ रहेगा। तो आप यकीन मानिए चाइना ने भी अपनी डिप्लोमेसी खेली और यूएसए ने भी अपनी डिप्लोमेसी खेली। अब आपको बता दें, जब ये युद्ध छिड़ा था तो उस युद्ध के समय हम सब लोग जानते थे, आप हों मैं हूं, चूंकि हम यार अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ते हैं, हम बहुत बड़े लेवल की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, इसके अलावा तमाम मैगजीन्स हम पढ़ते हैं। हमें मालूम था रूस और यूक्रेन का युद्ध ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। उसका मेन कारण क्या था, आइए मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। उसका मैं आपको प्रमाण देता हूं, आप स्वयं देखिएगा। क्योंकि आपको बता दें, अगर मैं ब्रिटेन देश को लूँ, मैं अगर यूरोपीय महाद्वीप को लूँ, तो आप अच्छे से जानते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप जो है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्री माना जाता है वो माना जाता है रसिया। अगर स्टूडेंट्स मैं यूरोप पूरे महाद्वीप को लूँ तो पूरे यूरोप महाद्वीप में लगभग 44 कंट्रीज हैं, लगभग 40 से 44 देश हैं और 40 से 44 देशों में एकमात्र रसिया ही एक ऐसा कंट्री है जो इन सभी देशों के लिए गैस सप्लाई करता है। आपको बता दूं, इन सभी देशों को गैस की सप्लाई की जिम्मेदारी रसिया की है। आप यूं कह सकते हो कि अगर हम 44 देशों को लें तो 44 कंट्री में एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जो रसिया से गैस को ना मंगाता हो, यानी कि रसिया से गैस को खरीदता ना हो। अगर सपोज करिए, अगर रसिया, अगर ये सभी यूरोपीय कंट्री यूक्रेन का साथ देंगे, ब्रिटेन हो या स्वीडन हो या नॉर्वे हो या डेनमार्क हो या जर्मनी हो या पोलैंड हो या नीदरलैंड हो, तो आप मुझे बताइए रसिया इन देशों के खिलाफ हो जाएगा और खिलाफ होने के बाद इन्हें नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस की सप्लाई नहीं करेगा। जबकि आप अच्छे से जानते हो किसी भी देश के लिए गैस की सप्लाई कितने मायने रखती है। और आप सबसे बड़ी बात यूरोप के लिए तो इसलिए मायने रखती है क्योंकि यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, एक ठंडा महाद्वीप है और ठंडे महाद्वीप में गैस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। दूसरी बात, अगर गैस नहीं पहुंचेगी तो वहाँ के लोग कहीं ना कहीं आपको बता दें सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि यूरोप महाद्वीप वर्ल्ड का ऐसा महाद्वीप है जो छोटे छोटे मेट्रो पर, छोटे छोटे बिंदुओं पर संवेदनशील हो जाता है। यानी कि यूरोप महाद्वीप के प्रत्येक देश की जनसंख्या भारत की तरह नहीं है कि सरकार लूटती रहे, सरकार देश को बर्बाद करती रहे, मंत्री ऐश अय्याशी और मटर गश्ती करती रहें और जनता उनके पीछे केवल नारे लगाती रहे कि फलाने सिंह जिंदाबाद, फलाने सिंह अमर रहें। अपने आप को नहीं देख रहे बल्कि नेताजी के पीछे चप्पल चटका घूम रहे हैं। जबकि अगर आप यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप में एक सिंगल देश नहीं है जो छोटे मोटे मुद्दों पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बख्श दें। वहां छोटे छोटे बातों पर सरकार गिर जाती है। इसलिए कोई भी देश यूरोप महाद्वीप का नहीं चाहेगा कि वहां आम जनता को दिक्कत हो। चूंकि आम जनता को दिक्कत यदि होती है तो वह सरकार तक गिर जाती है, जबकि प्राकृतिक गैस तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। इसलिए कोई भी देश ज्यादा समय तक इस युद्ध को नहीं चाहता था। चूंकि जब जब ये युद्ध हुआ, जितने दिन ये युद्ध चला उतने दिन तक रसिया ने सभी यूरोपीय कंट्रियों के लिए गैस की आपूर्ति ठप कर दी थी। इसलिए वो भी चाहते थे यूरोपीय देश कि कैसे भी करके युद्ध समाप्त हो। और आपको बता दें अब युद्ध समाप्त होने का फैसला या समय आ चुका है। माना यह जा रहा है कि इस वाले युद्ध में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, इसमें लगभग 1,25,000 सेना रसिया ने, लगभग 1.25 लाख सेना रसिया ने, जो यूक्रेन जो देश है आप देख सकते हैं मैप के थ्रू, जो यूक्रेन देश है, ये यूक्रेन देश ये है और ये है रसिया। आपको बता दें इस रसिया ने ब्लैक सी यानी कि यहाँ काला सागर है, काले सागर में अपनी नेवी को उतारा और इधर ये पूरे तरीके से यहाँ आपको बता दें रूस की मिलिट्री खड़ी हुई है जिसकी संख्या लगभग 1,25,000 है। कुछ सूत्रों से ये भी पता चला है कि रसिया की मिलिट्री यूक्रेन में प्रवेश कर गई है और लगभग 1,25,000 सैनिक के आसपास इसकी संख्या आंकी जा रही है। जबकि नेवी जो ब्लैक सी में है या काले सागर में है, तो यहाँ ऐसी नेवी, ऐसे युद्धपोतों को उतारा गया है जो चंद मिनटों में यूक्रेन का तबाह कर देंगे। कहते हैं यूक्रेन की सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि युद्ध समाप्त नहीं होगा, अब किसी कीमत पर नहीं होगा। आपको बता दें जब युद्ध ऐलान हुआ तब यूक्रेन की सरकार रसिया से मदद मांग रही थी कि कैसे भी करके युद्ध ना हो पाए। अब युद्ध छिड़ गया है तो रसिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि युद्ध को रोका जाए, ये समय का खेल है। और समय का खेल ये हुआ क्यों, ये सुनिए आप। तब युद्ध हुआ था तब यूक्रेन अपने आप को अच्छे से जानता था
था कि हम किसी भी कीमत पर रूस का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो यूक्रेन की मिलिट्री पावर है, जो यूक्रेन की डिफेंस पावर है, अगर मैं उस मिलिट्री पावर की बात करूं तो यूक्रेन की सेना में कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या लगभग 10 से 11 लाख है। वहीं अगर मैं रसिया की सैनिकों की बात करूं तो लगभग 30 से 35 लाख रसिया की सेना में एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा मैं अगर आधुनिक हथियारों की बात करूं तो वर्ल्ड में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, रसिया के मुकाबले किसी भी देश के पास इतने बड़े मॉडर्न हथियार नहीं है। भारत खुद रसिया से कई प्रकार के हथियारों को आयात भी करता है। वहीं अगर मैं वर्ल्ड लेवल पर रसिया की बात करूं तो वर्ल्ड लेवल पर रसिया विश्व में इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ल्ड में लगभग तीसरा चौथा देश है। यूक्रेन का नंबर बहुत पीछे है। तो यूक्रेन अच्छे से जानता था कि हम रसिया से युद्ध नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो तभी ऐलान कर रहा था, तभी आग्रह कर रहा था कि युद्ध रोका जाए। लेकिन रूस चाहता था कि यूक्रेन नाटो को मेंबर या नेटो का मेंबर न बने, और यूक्रेन मेंबर बनना चाह रहा था और मेंबर बनने के लिए रूस पर खतरा था, इसलिए युद्ध छिड़ गया। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब रसिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि युद्ध रोका जाए, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्यों नहीं रोक पा रहे या क्यों रोकना नहीं चाहते इस युद्ध को, आइए हम इस पर भी एक टिप्पणी देते हैं। क्योंकि आपको बता दूं, इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लातविया, बेलारूस, पोलैंड, इसके अलावा रोमानिया और इस्टोनिया, छोटे छोटे कंट्रियों ने भी, बड़े बड़े देशों ने भी यूक्रेन को तमाम आर्थिक सहायता की है। आपको बता दें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की अब तक यूक्रेन की आर्थिक सहायता हो चुकी है पूरे वर्ल्ड से। और पूरे वर्ल्ड में यूक्रेन को पश्चिमी हीरो माना जा रहा है, और पूरे वर्ल्ड में एक पहचान दी जा रही है कि देखो यूक्रेन जैसे छोटे से देश ने, जो वर्ल्ड में एक छोटा सा कंट्री था रूस के अगर मुकाबले देखा जाए तो, और वो रूस के सामने उसने घुटने नहीं टेके बल्कि सामना किया। अगर हम दोस्तों अगर इससे एक चीज हम देखना चाहें तो आप यूक्रेन से एक चीज सीख सकते हैं कि वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी पावर, मिलिट्री पावर रसिया की है, और उसके सामने एक यूक्रेन जैसा देश घुटने नहीं टेकने वाला, मतलब सामना करने वाला बना। इसका मतलब है कि अब कोई किसी से नहीं डरता, अब केवल हर व्यक्ति, हर कंट्री एक दूसरे के सामने मुंह तोड़ जवाब देता है। इससे सीख लेनी चाहिए कई कंट्रियों को कि यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके, हालांकि यूक्रेन की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने घुटने नहीं टेके। इसलिए वर्तमान समय में अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें तो यूक्रेन की छवि एक हीरो के रूप में उभर कर आ रही है, एक नायक के रूप में उभर कर आ रही है। और इसलिए यूक्रेन के जो सरकार के जो हेड हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की, उनके माइंड में एक ऐसी पिक्चर बन चुकी है कि मैं तो हीरो नायक बन चुका हूं, और इनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत वित्तीय सहायता, मिलिट्री पावर की कॉपरेशन, ये सब मिल रहे हैं। और रसिया की वहीं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, रूस का कहीं ना कहीं जो है इंसल्ट हो रही है, उस पर तमाम प्रकार के चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि रसिया ने ये गलत किया, रूस को ये सोचना चाहिए था। तो इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और अंदर से कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंटल हो चुके हैं, और वो जानते हैं कि अब वर्ल्ड में मेरी सहायता करने वाले कई कंट्री हैं, अब युद्ध को हम नहीं रोकेंगे। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक जगह यह भी कहा कि हम युद्ध को रोक देंगे, उसमें हमारी कुछ कंडीशन होंगी कि रूस की जो मिलिट्री है, जो हमारे देश में कहीं कहीं आ चुकी है या हमारे आसपास जो तैनात है, उसको रसिया वापस बुला ले, और हम उस समय ही युद्ध की ऐलान जो है वो बंद करेंगे, यानी कि युद्ध को हम समाप्त करने का ऐलान देंगे। तो ये आपको बताया मैंने अभी कि कैसे युद्ध हुआ, क्या रीजन था, किस तरीके से युद्ध छिड़ा था। अब मैं आपको आगे बता दूं कुछ कहानी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन कंट्री जो है वास्तव में 1991 में स्वतंत्र हुआ था, जब रूस या सोवियत संघ का विघटन हुआ, और तभी से यूक्रेन और रूस का विवाद बना हुआ है। जबकि आपको ये भी बता दें वर्ष 1917 में जब रशियन क्रांति हुई थी तो उस क्रांति में भी यूक्रेन अलग हो चुका था, लेकिन कहते हैं कि 1920 में फिर यूक्रेन पर रसिया ने कब्जा कर लिया। इसलिए वास्तव में स्वतंत्र 1917 में नहीं, ये वास्तव में स्वतंत्र हुआ था कब 1991 में, जब रशियन क्रांति हुई थी। तो दोस्तों उस रशियन क्रांति के फाउंडर या जन्मदाता माने जाते थे लेनिन, और लेनिन ने साफ साफ कह दिया था कि यूक्रेन का अलग होना ऐसे है जैसे एक शरीर से सिर का अलग होना। और इसी आधार पर 1920 में फिर दोबारा से यूक्रेन पर रसिया का ही कब्जा हो गया, और फिर लंबे समय
समय तक जो यूक्रेन के व्यक्ति थे वो आज़ादी चाहते थे, उनके दिल और दिमाग से आज़ादी का शब्द कभी ख़त्म नहीं हुआ और उन्होंने हमेशा दिल में संजोए रखा कि हम एक न एक दिन रूस से आज़ाद होंगे। और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसी विघटन के बाद एक यूक्रेन जैसा नाम का देश अलग हुआ। आपको ये बता दें 1991 के बाद लगातार आप देखें, 1991 के बाद अगर देखें तो 91 के बाद सन 2014 में यूक्रेन यूरोपीय संघ का मेंबर बना, तब भी रूस ने इसका विरोध किया था और इसी विरोध के कारण आपको मालूम होगा जो यूक्रेन के कब्जे में आता था जिसका नाम था क्रीमिया, उस क्रीमिया को 2014 में पुतिन ने यूक्रेन से छीन लिया था। इसके बाद ये जो नेटो मैंने आपको संगठन बताया, इस नेटो का भी मेंबर यूक्रेन ने बनने की कोशिश की जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको मालूम होगा 30 देशों का संगठन है। इसका काम कमजोर देशों की रक्षा करना है। और आपको बता दें इसमें संगठन में सदस्य बनने के कारण यूक्रेन के रसिया ने विरोध जताया और जब यूक्रेन नहीं माना तो यह युद्ध छिड़ गया। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो नेटो है, इस नेटो का केवल एक ही मतलब है कि कोई देश इसका मेंबर बन जाता है तो उस मेंबर बनने के बाद 30 देश उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि इसमें कुल अभी कंट्री जो मेंबर हैं वो 30 मेंबर हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूक्रेन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि हम अपने बल पर किसी भी कीमत पर रूस का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि रूस यूक्रेन से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और वो इस बात को बहुत वाखूबी या अच्छे तरीके से जानता है, बखूबी तौर से, कि हम किसी भी कीमत पर रूस की हम आमना सामना नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी ऐसे संगठन का मेंबर बनना पड़ेगा जो संगठन हमारी मदद करे, और मदद भी कैसी, एक तरीके से सैन्य मदद करे। और वर्ल्ड में आप नेटो को देखेंगे तो यही ऐसा संगठन है यूक्रेन के नज़दीक है जिसके मेंबर यूक्रेन के पास बैठे हुए हैं, जो अगर यूक्रेन इसका मेंबर बन जाता है तो यूक्रेन की ताकत कहीं न कहीं बढ़ जाएगी। इसलिए यूक्रेन ने इस नेटो की मेंबरशिप लेने के लिए क्या बोलते हैं अपील की, और इसीलिए रूस हो गया नाराज, क्योंकि रूस नहीं चाहता था यूक्रेन इसका मेंबर बने और रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है छिड़ गया, जो आपने देखा। अब स्टूडेंट्स बात यह है कि जब पुतिन साहब को ये युद्ध रोकना ही था, मान लो पुतिन साहब को युद्ध करना ही नहीं था, या मैं जरूर कहूंगा कि कहीं न कहीं रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनमें दिमाग की कमी रही, कहीं न कहीं उन्होंने माइंड का इस्तेमाल नहीं किया। कहते हैं हर जोश में किया गया काम, हर क्रोध में किया गया काम कभी सफल नहीं होता, और पुतिन की ये मुझे जो है कहीं न कहीं ये बातें याद भी आ रही हैं। अगर आपको युद्ध रोकना ही था तो आपने आखिरकार अपना और यूक्रेन का 7 लाख यानी कि 7,000 लाख करोड़ रुपए का नुकसान क्यों किया? ये धनराशि आप देखिए कितनी धनराशि है, इतना लॉस केवल युद्ध में हुआ। इसके अलावा 232 लाख करोड़ रुपए ये वर्ल्ड में इकोनॉमी में नुकसान हुआ है, आपने ये भी नुकसान किया। सवाल ये है इसकी भरपाई कौन करेगा? जब आपको बातों से ही युद्ध खत्म करना था तो आपको प्रारंभ में ही बातचीत करके इसको हम मैटर को सुलझाना था, जिससे कम से कम ये नुकसान तो बचता, लेकिन आपने नहीं सोचा और ये नुकसान आज आपके साथ साथ सभी को झेलना पड़ रहा है। बाकी का आपको ये भी पता है इस बमबारी में, इस युद्ध में हजारों लोगों की डेथ हुई है, आम जनता भी मारी गई है, यूक्रेन की, रूस की भी, और इसका जवाबदेही अब मुझे देखना है पुतिन साहब होंगे या जेलेंस्की साहब होंगे। अब आप ये भी बताइए कि हम एक चीज और देखें तरीके से, भारत स्टूडेंट्स, भारत की अगर बात करें तो भारत के सामने धर्म संकट है, चूंकि भारत का सबसे बड़े मित्रों में रूस आता है, इस बात को हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो यूक्रेन भी भारत का दुश्मन नहीं है, इसलिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई न हम रूस के साथ खड़े हैं, न हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, न हम रूस के पक्ष में हैं, न हम यूक्रेन के विपक्ष में हैं, आपको जैसा लगे आप वैसा करें, भारत आपसे अलग है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ये सूचना मिली कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से संपर्क साधा, चूंकि G20 की अध्यक्षता हम लोगों ने की तो उसमें संपर्क साधा, तो उसमें यह भी कहा गया कि चूंकि मोदी जी, हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो, उनके संबंध दोनों देशों में बहुत अच्छे हैं, यूक्रेन में भी और रूस में भी, यानी कि जेलेंस्की साहब से भी और पुतिन साहब से भी। तो कहीं ना कहीं आपको ये बता दें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की पहचान एक तरीके से बिचौलिया, मीडिएटर
जो बीच में आदमी होता है उस आधार से भी बन सकती है। चूंकि हो सकता है मोदी जी इस युद्ध को समाप्त करने में बहुत बड़ा रोल अदा करें, क्योंकि इनकी बात को कहीं ना कहीं रूस में भी माना जाएगा, यानी कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी इनकी बात को मानेंगे, तो भारत इसमें बहुत बड़ी मदद कर सकता है। आपको ये भी बता दें एक अच्छे लेवल पर कि अगर इन दोनों देशों में अगर हम बात करें तो दोनों देश अपने आप में बिजनेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही महत्वता रखते हैं। वर्ल्ड में कई चीज़ों की ये सप्लाई करते हैं और वर्ल्ड में कई ज़्यादा चीज़ों का इसमें उत्पादन भी होता है। मैंने आपको प्राकृतिक गैस का नमूना भी दिया था। आप दोस्तों इस युद्ध से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी बात का समाधान केवल युद्ध नहीं होता। आपने देखा कि युद्ध रूस और यूक्रेन का भी हुआ, लेकिन उसका अंतिम जो रिजल्ट आया वो क्या आया? फैसला। यानी कि एक दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसी के अपने सामने किसी की बात नहीं सुन रहे थे, साफ साफ कह रहे थे युद्ध होना चाहिए, लेकिन आज वही पुतिन घूम चुके हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं आप भी इस बात को समझिए, हर व्यक्ति को इस बात को समझना पड़ेगा। किसी भी बात का समाधान युद्ध, एक क्रोध, एक कलेश नहीं होता, बल्कि उसका समाधान बातों से भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप युद्ध और कलेश और क्रोध करके बाद में फैसला करेंगे तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा और शायद उसकी भरपाई भी ना हो पाए, जैसे कि आज रसिया और यूक्रेन भरपाई नहीं कर पाएंगे। आप देखिए 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कौन झेलेगा? जो दोनों देशों का हुआ है। और दोनों देशों का क्या गया? पुतिन साहब का कुछ नहीं गया, जेलेंस्की साहब का कुछ नहीं गया। यहाँ गया है तो उस जनता का गया है जो आम नागरिक है, जिसने अपनी खून पसीने से कमाई को, यानी कि अपनी कमाई को खर्च किया है इस युद्ध पर। यानी कि 232 लाख करोड़ रुपए जो वर्ल्ड में बिजनेस पर खर्च हुआ है, कहीं ना कहीं एक आर्थिक मंदी में बहुत बड़ा इसका रोल रहा है। उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर पुतिन साहब और जेलेंस्की साहब एक मेज पर 2 कुर्सी डालकर पहले ही बातचीत कर लेते तो वर्ल्ड में कम से कम युद्ध नहीं उभर कर आता। जैसे आज अब दोनों देश बातचीत करने को तैयार हैं, ये बातचीत पहले ही हो जाती। मैं कहीं ना कहीं इसमें एक माइंड की कमी समझूंगा, लेकिन इससे हमें समझना चाहिए और इससे और देशों को समझना चाहिए कि युद्ध किसी भी चीज का अंतिम रिजल्ट नहीं होता। चाइना बहुत अच्छे से जानता है, पाकिस्तान भी इस बात को समझ गया इस चाइना के थ्रू कि भारत से युद्ध कर कर हमें कुछ नहीं मिलेगा। और अब रसिया, मैं उम्मीद करता हूं चाइना और पाकिस्तान दोनों समझ रहे होंगे रसिया के थ्रू कि अगर आपने युद्ध किया तो सेम वही कंडीशन हो जाती है कि बाद में कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। इसलिए भारत दुनिया का बुद्धिमान देश है, माइंडेड कंट्री है। चूंकि 21वीं सदी का भारत कमजोर नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बुद्धिमान हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं और वो लगातार इस बात को जानते हैं कि अगर हमने युद्ध छेड़ा तो उन बेवकूफ देशों का कुछ नहीं जाएगा जो पाकिस्तान और चाइना देश जैसे मूर्ख देश हैं, जाएगा तो भारत का जाएगा। क्योंकि भारत आज आप देखेंगे लगातार विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लगातार डेवलपिंग की तरफ जा रहा है, ग्रोथिंग लगातार कर रहा है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी विकसित अर्थव्यवस्था को कोई झटका लगे और हम जो एक रफ्तार पकड़ रहे हैं अर्थव्यवस्था में, वो अर्थव्यवस्था में हमारी रफ्तार में कोई रुकावट आए। इसलिए हमारी सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीमाननीय मोदी जी, वो हमेशा चाहते हैं कि इकोनॉमी ऐसे ही डेवलप हो। और अब हमारे सामने ये पाकिस्तान और चाइना इस बात को समझ गए हैं कि अगर भारत के सामने हम रोरा बनकर नहीं आए तो कहीं ना कहीं भारत दुनिया की सुप्रीमो पावर बन जाएगा। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमें यह पता चला है कि 2050 तक वर्ल्ड में सुप्रीमो पावर अमेरिका को पछाड़कर, फ्रांस को पछाड़कर, ब्रिटेन को पछाड़कर, चाइना को पछाड़कर भारत नंबर 1 पर होगा। और दुनिया में इस बात को देश समझ गए हैं, इसलिए भारत के सामने रोरा बन के आ रहे हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी, जब हाथी जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं। वही कंडीशन आज बन रही है कि भारत के आसपास कुत्ते खड़े हुए हैं, भारत एक हाथी है और कुत्ते भौंक रहे हैं। इसलिए हाथी को अगर मंजिल को प्राप्त करना है तो इन कुत्तों पर ध्यान नहीं देना होगा। इसलिए मुझे इसमें एक कहावत याद आ रही है, यार किसी ने कहा है कि दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया बहुत मतलबी है, इसीलिए तू खुद आगे बढ़ेगी नहीं, तुझे कुछ करने देगी नहीं। इसलिए ध्यान रखना इस बात को, अगर आपको आगे बढ़ना है तो दुनिया से संपर्क तोड़ना पड़ेगा। और दुनिया के नाम पर अगर मैं देखूं तो भारत के जो अपोजिट कंट्री हैं चाइना और पाकिस्तान जो बैठे हैं, इनसे भारत को कहीं ना कहीं आगे जाना होगा। आप चिंता ना करें,
इंडिया बहुत माइंडेड कंट्री है, इस युद्ध जैसे नीतियों में नहीं प्रवेश करेगा, वो अपने बातचीतों से ही समाधान ढूंढेगा। तो आज का टॉपिक मित्रों हमारा यही था कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो समाप्त होने के अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन आपसे ये लगभग मुझे जहां तक नॉलेज है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2-4-6 दिन में आपको पूरी तरीके से न्यूज मिल जाएगा कि युद्ध क्या समाप्त होने का ऐलान हो चुका है। क्योंकि अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, दोनों ही देश समझ चुके हैं, बल्कि देश ही नहीं दोनों देशों के समर्थक देश भी समझ चुके हैं कि अब हमें युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, जय हिंद। आपसे अब हमारी मुलाकात आगे होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकॉन का बटन दबा के वीडियो को लाइक करें। बस आपसे यही हमारी उम्मीद है।